हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो हम आज कर रहे हैं। इसका मतलब 3 लेक्चर हम पहले इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर ज़रूर देखें। लास्ट लेक्चर की बात करूं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणा, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, और कन्वेंशंस यानी कि अकाउंटिंग परंपराएं। तो ये क्या होती हैं, इनके डिफरेंस जो इनके बीच का है और इनकी जो मीनिंग है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं कि भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं और ये क्या होते हैं। ये जो मेरे लेक्चर हैं इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। भले ही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ हो लेकिन मैं साथ साथ में हिंदी में भी समझाता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लिख आप एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो मैं हर बार भूल जाता हूँ बताना। वो है कि बीकॉम से रिलेटेड हमारा एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये नोट्स वगैरह आप प्रोवाइड कराए जाएंगे मेरी तरफ से। एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आपको दिए जाएंगे, अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम। जो हमारे अभी इस यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही है CWG फॉर बीकॉम, ये उस टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर देना। CWG का मतलब होता है कॉमर्स वाले गुरुजी। जो हमारा 11-12 का चैनल है उसका नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। शॉर्ट फॉर्म बना दी हमने CWG फॉर बीकॉम का मतलब बीकॉम के लिए। तो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल भी यही है हमारा, आप जानते ही हैं, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेखांकन अवधारणाओं के अंदर आज हम करने वाले हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस एंटिटी कॉन्सेप्ट को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और इसको हिंदी में बोला जाता है पृथक लेखांकन या पृथक अस्तित्व। लेखांकन नहीं, सॉरी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ये बोला जाता है। तो हम कर रहे हैं अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेखांकन अवधारणाएं कर रहे हैं और उसमें सबसे फर्स्ट हम कर रहे हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा। जो बच्चे मेरे से 11-12 में पढ़े हुए हैं, कॉमर्स वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए हैं, उनको ये पता है ये क्या है, क्योंकि मैंने 11-12 के बेस में हर बार ये बताया है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, यानी कि व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। बिजनेस अलग होता है और उसका ऑनर अलग होता है, सेपरेट होते हैं वो दोनों एक ही नहीं होते हैं एज पर अकाउंटिंग पर्पस। लेखांकन के उद्देश्य से ये दोनों अलग होते हैं। अगर इन दोनों को एक मान लिया जाएगा तो हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा बैलेंस शीट, तो आप जानते ही हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ रहे हैं अभी, तो बैलेंस शीट तो आपको पता ही होगा। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखते होंगे कि जो लायबिलिटी साइड होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वहाँ हम क्या दिखाते हैं, हम वहाँ पर कैपिटल दिखाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल। तो एक बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी कैसे होगी? कैपिटल मतलब जो पैसा ऑनर ने लगाया है बिजनेस के अंदर। जैसे अगर मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा ना, मेरे घर से लाके कुछ, उसको ही कैपिटल बोलते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर उस कैपिटल को कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है बिल्कुल। इसलिए अकाउंटिंग जो की जाती है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं। और उस वजह से जो पैसा एक बिजनेस को, व्यापार को किससे मिला है? ओनर से मिला है, व्यापारी से मिला है, वो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए लायबिलिटी है, जो कभी ना कभी वापस पे करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ लिखा हुआ है? जो हम 11th में पढ़े आ रहे हैं, 12th में हमने पढ़ा होगा,
ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नीचे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने सेकंड नंबर जो आता है वो आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर का नाम क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये रहा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, लेखांकन अवधारणाएं हैं, उसमें सेकंड नंबर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को मुद्रा मापांकन अवधारणा। मापांकन अवधारणा। ये जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें मैंने ये बताया था आपको कि अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, वित्तीय व्यवहार होते हैं, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, केवल उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मतलब उन्हीं व्यवहार को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सके। ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जिसको पैसों में माप नहीं सकते, मुद्रा में माप नहीं सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये हमें कौन बोलता है? ये हमें बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापांकन अवधारणा, जो कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, लेखांकन अवधारणा है, और इसी के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे आपके बिजनेस के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज है, जो आपके कर्मचारी हैं, वो बहुत वफादार हैं। वफादार का मतलब बहुत रॉयल हैं, बहुत आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत विश्वसनीय हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन क्या इस टैलेंट को, इस वफादारी को, इस लॉयल्टी को क्या आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर थर्ड नंबर निकल के आता है आपके सामने, वो है प्रीडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो ये सोच के स्टार्ट किया जाता है, ये थर्ड नंबर है बेटा, ये सोच के स्टार्ट किया जाता है कि वो बिजनेस जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, लेखांकन अवधि अवधारणा बोलते हैं। तो बिजनेस ये सोच के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये सोच के स्टार्ट करता है कि 2 महीने बंद कर दूंगा, नहीं, वो सोचता है लंबे टाइम तक चलाना है भैया, बहुत झंडे काटने हैं, लंबा चलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। वो बात अलग बात है, बहुत सारे बिजनेस आगे चल भी पाते हैं, कुछ बंद भी हो पाते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तब यही सोच के स्टार्ट करते हैं ना कि बहुत अच्छा करेंगे, लंबा चलेगा हमारा बिजनेस। तो अब उस पूरे बिजनेस का जो हिसाब किताब है, क्या जो उसका हमें उस बिज़नेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या वो हम बिज़नेस जब ख़त्म होगा, एंड होगा, जब बिज़नेस का समापन करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, क्या तब पता करेंगे? वो सही नहीं रहेगा। इसलिए हम बिज़नेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको एक पीरियड के अंदर जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। वो पीरियड कौन सा होना चाहिए? तो अमूमन वो पीरियड जो है वो 12 मंथ का होता है, 12 महीने का होता है, 12 मंथ का। लेकिन ये 12 महीने का जो पीरियड होता है, ये मतलब 1 ईयर, 12 महीने मतलब 1 ईयर, अधिकतर ये 1 ईयर माना जाता है। और अपने यहाँ पर देखें तो ये 1 ईयर जो पीरियड होता है, ये 2 तरीके से होता है। एक कैलेंडर ईयर भी होता है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, ये कैलेंडर ईयर होता है। अगर क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर फॉलो करने का बोला हुआ है तो हम इसको फॉलो करते हैं भाई, 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021 में ये पूरे 12 महीने हो जाएंगे। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसको वित्त वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, वो हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। अब मार्च का महीना मतलब 1 महीने पीछे नहीं जाना है। जैसे 1 अप्रैल 2021 में एक ईयर स्टार्ट अभी हो चुका है, अभी 2021 चल रहा है, तो 1 अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है। ये ईयर पूरा खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 में जाके। तो 2 होते हैं। और अमूमन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 12 महीने ही अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जाती है, ताकि बिजनेस को कंपैरिजन अच्छे से किया जा सके, तुलना अच्छे से की जा सके। बहुत सारे उसके बेनिफिट मिलते हैं, अकाउंटिंग समझना आसान हो जाता है, बिजनेस की ग्रोथ है या नहीं है, कंपैरिजन वगैरह बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कौन सा बेटा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, हिंदी में बोलते हैं इसको उपार्जन की अवधारणा, यानी कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किया ही जाता है, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी व्यवहार होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसकी अकाउंटिंग वगैरह होती है, फाइनल अकाउंट तैयार होते हैं। तो कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, तो अक्रूवल बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको सुनना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे तो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई इनकम कमा ली है, कोई इनकम आपने कमा ली है, अर्न कर ली है, अब भले ही वो रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। कौन से ईयर में अकाउंटिंग की जाएगी? जिस ईयर में आपने उसको अर्न कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कोई कमीशन मिलना है आज के दिन, आज का ईयर मान लो, कैलेंडर ईयर मान लेते हैं, 2021 के अंदर कोई आपने कमीशन कमा लिया है या कोई इंटरेस्ट कमा लिया है आपने, बट अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा मान लेते हैं वो आपको 2022 के अंदर, तो हम उसको रिकॉर्ड कब करें? 22 में जब वो मिलेगा, या जब कमा लिया है तब? तो जब कमा लिया है तब, है ना। जैसे अगर कोई खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसको रिकॉर्ड कब करना है? तो एक्सपेंडिचर जब हो जाता है, जिस ईयर के अंदर एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है, जिस ईयर से रिलेटेड वो खर्चा है, हम उसको उसी ईयर में दिखाएंगे। भले ही उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं चलती है, एक्रूवल बेसिस पे चलती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको जो है 2021 का रेंट पे करना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, पूरे साल का 1 लाख रुपए रेंट पे करना है, लेकिन अभी तक आपने पे किया नहीं है। लेकिन कौन से साल का रेंट है? 2021 का। आप पे कर रहे हो उसको 2022 में, तो इसको हम रिकॉर्ड कब करें? 21 में या 22 में? तो 21 में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये किस ईयर का रेंट है? 21 का है। समझ में आया? तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरी अकाउंटिंग, पूरी जनरल एंट्रीज वगैरह जो है इसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर, यानी कि इसी अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर, उपार्जन की अवधारणा पर ही आधारित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर पॉइंट नंबर आ गया हमारा, ये हो गया 4th। अब हम करते हैं बात पॉइंट नंबर 5th की, जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट को बेटा हिंदी के अंदर बोला जाता है मिलान की अवधारणा, मिलान की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा, मिलान की अवधारणा बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी के अंदर। ओके, ये पॉइंट नंबर 5, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है उसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। तो देखना बेटा आप, in this concept all expenses match with the revenue of that period should only be taken into consideration। बस एक लाइन में पूरा इसने समझा दिया। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब, अगर किसी साल आपको कोई इनकम हुई है, रेवेन्यू हुई है, आय की है, यानी कि आपने कोई कमाई की है, तो उस ईयर में उस इनकम से रिलेटेड ही खर्चे लिखे जाएंगे और कोई एक्सपेंडिचर नहीं लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक है मिस्टर पीके, उसका क्लोथ का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। उसने परचेज किए हैं 10,000 गारमेंट्स ऑफ ₹100 पर पीस। 10,000 गारमेंट्स खरीदे हैं और एक गारमेंट कितने का है? 100 रुपये का है। तो 10,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? बेटा परचेज किए हैं ना बेचने के लिए, अब बेचना है तो पहले खरीदना तो पड़ता ही है ना। तो ये हो गया आपके 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए। पीके क्लोथ बिजनेस है, उसने 10 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए। ओके, लेकिन उस ईयर में वो 8,000 पीस ही बेच पाया। ओनली कितने पीस बेच पाया? 8,000 पीस बेच पाया। मतलब 2,000 पीस क्लोजिंग स्टॉक हो गए, है ना। तो अब यहां पर देखो आप कि जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे?
यहाँ देखो रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड करेंगे, बेचे कितने हैं 8000 पीस, एक पीस कितने में बेचा 150 में, 100 में खरीदा 150 में बेचा, तभी तो 50 का प्रॉफिट हुआ, तो 150 में हमने जो है सेल कर दी। तो हमारी रेवेन्यू यानी कि हमारी आय कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 12 लाख रुपए। देखो ओके, अब देखो मैं जो खर्चे लेस करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उस टाइम देखिए मैं जो कॉस्ट लेस करूंगा है ना, वो कितनी लेस करूं। वैसे मैंने माल जो खरीदा है, परचेज किया है, वो कितने में किया है 10 लाख में किया है, क्योंकि 10,000 पीस खरीदे हैं, एक पीस 100 रुपए का है। लेकिन मैं यहाँ पर 10 लाख खर्चा नहीं दिखाऊंगा, परचेज की कॉस्ट कितनी दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पर ओनली 8 लाख। क्यों, इनकम कितनी हुई है 8000 पीस से, तो खर्चा भी कितना लेस होगा, ओनली 8000 इंटू 100, 8 लाख रुपए। इसके अलावा शॉप रेंट हो गया 36,000। तो आपका यहाँ पर ये देखिए अब प्रॉफिट कितना लग रहा है, 12 लाख था, 836 हमने जो है खर्चा कर लिया, तो 364 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने पूरा 10 लाख जो परचेज कॉस्ट थी उसको नहीं लिया है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको मैंने अलग रखा है। ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो इनकम है उससे रिलेटेड ही एक्सपेंडिचर आपको दिखाने होते हैं। ओके, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है उसका भी इफेक्ट दिया जाता है, वो तो हम जानते ही हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मेरे को सिर्फ आपको ये मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाना था और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 5, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 5 हो गया हमारा। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा वो है पॉइंट नंबर 6, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, है ना, निरंतर चलने की अवधारणा या निरंतरता की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बहुत इजी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है ना, यानी कि निरंतरता की अवधारणा ये बोलती है आपको कि जो आप बिजनेस स्टार्ट किया है ना, वो आप लंबे टाइम तक चलाएंगे, वो लॉन्ग टर्म टाइम तक चलने वाला है, उसको शॉर्ट टाइम में आप बंद नहीं करेंगे। आप ये सोच के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लंबे टाइम तक चलेगा। The financial statement are normally prepared on the assumption that an enterprise is going concern and it will continue operation for the foreseeable future। बहुत लंबे टाइम तक चलाएंगे और उसी हिसाब से फिर हम अकाउंटिंग करते हैं, उसी हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी हिसाब से होती है। ओके, मतलब बिजनेस निरंतर चलेगा, बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हो गया। नेक्स्ट आता है 7th नंबर, और 7th नंबर आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा, ओके, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो देखिए बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हम जो कोई भी एसेट वगैरह परचेज करते हैं ना, तो हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, ऐतिहासिक लागत पे दिखाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हो गया परचेज लागत पर। जैसे हमने कोई एक लैंड खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी, भूमि खरीदी, वो हमने खरीदी मान लेते हैं 2005 के अंदर। कितने में खरीदी हमने उसको, 2005 के अंदर हमने वो लैंड 2005 में खरीद ली, बाय कर ली, मान लेते हैं 1 लाख रुपए में। अभी भी वो बुक्स में कितनी लिखी हुई है, 1 लाख। पर आप मुझे ये बताइए, क्या अभी भी उसकी वैल्यू 1 लाख ही होगी? नहीं, हो सकता है 5-6 लाख हो गई हो, 10 लाख हो गई हो, क्योंकि लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है। बट हम उसको किस पे दिखाते हैं, 1 लाख पे दिखाएंगे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो भी एसेट वगैरह बाय करते हैं उसको रिकॉर्ड जो करते हैं ना, वो किस पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। ओके, जब तक इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया जाता, जब तक इसको इन्फ्लेशन का इस पे इफेक्ट नहीं दिया जाता, तब तक इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। जिस लागत पे इसको खरीदा था उसी पे दिखाया जाता है बुक्स के अंदर। ओके, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगला। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, वसूली की अवधारणा। इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसी को हिंदी में इसको बोलते हैं वसूली की अवधारणा।
वसूली भाई नाम तो सुना ही है, तो वसूली की अवधारणा है ये, वसूली भाई नहीं है अवधारणा। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, चलिए करते हैं, समझते हैं इसको भी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, इट क्लोजली फॉलो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता है। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द एसेट रियलाइज इट। अब देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, लागत अवधारणा में मैंने क्या बोला कि हमने एक 2000 कब 8 के अंदर क्या बोला था, 2005 के अंदर, हमने 2005 के अंदर कोई एक लैंड परचेज कर ली और उस टाइम हमने जो उसको परचेज किया था तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए और हमने बुक्स में बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए दिखा दिया। आज है 2000, मान लेते हैं 21, तो आज के टाइम में वैल्यू नहीं करते हुए उसकी जो है, मान लेते हैं लैंड की वैल्यू अच्छी बढ़ती है, तो मैं मान लेता हूँ 9 लाख रुपए हो गई उसकी वैल्यू। बट अभी भी हम किस पे दिखाएंगे, 1 लाख में। क्यों? क्योंकि 9 लाख रुपए वैल्यू हो गई है, पर ये 9 लाख मिलेंगे कब, जब हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब तक ये 9 लाख रुपीज रियलाइज नहीं हो जाते तब तक हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पे दिखाएंगे। हाँ, जब रियलाइज हो जाएंगे तब हम इसको जो है दिखा देंगे। तो ये वसूल नहीं हुए ना अभी तक। हाँ, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, बट जब सेल करेंगे तभी तो वसूल होंगे। ये होता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रियलाइजेशन हो गया और नेक्स्ट आता है हमारा, ये लास्ट पॉइंट है आपका। पॉइंट नंबर कौन सा है वो भी बता देता हूँ। ये था हमारा पॉइंट नंबर 7 और ये है 8, और अब आ रहा है आपके सामने पॉइंट नंबर 9 पॉइंट आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा अवधारणा, दोहरा लेखा की अवधारणा। अवधारणा बोल सकते हैं इसको हिंदी में। 9 नंबर, ये क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसका इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। और अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा, मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग जानते हैं तो आपको पता होगा कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसका इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी पे पड़ता है। कई बार क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, जैसे हमने हमारे पास कैश है, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज। अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हैं ना आप, बस लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन अपन 11th क्लास के अंदर करते हैं, बस ये वही है और कुछ नहीं है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट उसी बारे में बात करता है। आपके पास कैश पड़ी है 10 लाख रुपए, आपने क्या किया, इसमें से एक फर्नीचर खरीद लिया। कितने का फर्नीचर खरीद लिया आपने, 2 लाख रुपए का। तो देखो, एक एसेट, फर्नीचर नाम की एसेट आपकी हो गई इंक्रीज, फर्नीचर नाम की एसेट क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। ये फर्नीचर नाम की एसेट इंक्रीज हो गई। बट दूसरी तरफ से क्या हुआ, 2 लाख रुपए कैश में से खत्म हो गए क्योंकि हमने पे कर दिए। तो कैश नाम की एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज, और फर्नीचर नाम की एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ड्यूअल इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमने और लगाया, हमने लोन ले लिया, तो एक तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बैंक लोन, और एक तरफ इधर कैश भी तो बढ़ेगी। तो 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है। देखो, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। ये नीचे मैंने और भी दिखाया, द कॉन्सेप्ट इज कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। दोहरा लेखा प्रणाली पर ही हम पूरा करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो 2 पार्टी या 2 चीजें उससे प्रभावित होती हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे जो हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो सुनते जाइए जरा, वो बहुत आपके काम आएगा। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस, वो 4 हैं, वो 4 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहता है, कोई चाहता भी सर हमको तो आपसे लाइव पढ़ना है, लाइव, और फुल डिटेल के अंदर क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, पेड कोर्सेज लेना है, तो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। पेड बैच भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा।
वहाँ जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐप के अंदर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे बाय करना है कोई भी कोर्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ओके, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।